Hey everyone, good evening, good afternoon, and good morning. Hope you all are good and your preparation are going fine. So, in this specific session, we are going to talk about the subject-wise important topics for GATE 24 selective study. क्या है ये? We will definitely discuss. We will wait for a few more members to join in this session, and then we will start discussing about it. But I'll tell you what exactly it is. This is about if somebody is not able to cover up entire syllabus in the remaining time. अगर कोई रिमेनिंग टाइम में सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर पा रहा है because of time crunch, because of college, because of office or anything, that fellow also can crack gate exam with better rank. वो भी पर्सन जो पूरे सब्जेक्ट्स कवर नहीं कर पा रहा है वो भी डेफिनेटली अच्छा कर सकता है. कैसे? सिलेक्टिव स्टडी के थ्रू. एंड दैट इज व्हाट द मेन मोटिव ऑफ दिस स्पेसिफिक सेशन. तो हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे कि ये सिलेक्टिव स्टडी क्या है, कैसे की जाती है, हाउ टू डू दैट. और इस सिलेक्टिव स्टडी में अगर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता करने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो वो हम इस सेशन में पता करने वाले हैं. वेरी गुड इवनिंग. जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है जल्दी से मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि यू गाइज आर एबल टू हियर मी. माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर फाइन फॉर यू गाइज और आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन के लिए रेडी हैं. सो ओके, देयर आर सो मेनी मेंबर्स हियर. काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. एंड रेगुलर क्वेश्चन, कैसे हैं आप सब लोग? जो हमेशा मैं पूछता हूं, आप लोग की सबकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है? आप सब लोग ठीक है और इस सेशन के लिए रेडी हैं? सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट एक बार क्विकली सब्जेक्ट्स का एक ऑन एन एवरेज वेटेज देख लेते हैं. तो गेट सीएस की अगर बात करें जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स का 13 मार्क्स का वेटेज होता है. एप्टीट्यूड 15 मार्क्स होते हैं. यहां हो गए आपके 28 मार्क्स. फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, दोनों मिला के 11 टू 13 मार्क्स. एल्गोरिदम 4 टू 6 मार्क्स. डिजिटल 4 टू 6 मार्क्स. कभी कभी ये ऊपर नीचे भी हो जाता है. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 9 टू 11. थियरी ऑफ कंप्यूटेशन 7 टू 9. कभी कभी 10 तक भी पहुंच जाता है. कंपाइलर डिजाइन 3 टू 5. डीबीएमएस 4 टू 7. ओएस 7 टू 9. सीएन 6 टू 8. अब ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं. अगर मान लो आपने पूरा स्टडी कर भी लिया, लेट्स अज्यूम यू स्टडीड ऑल द कोर्सेस, बट उसे फिर याद भी रखना है, प्रैक्टिस भी करना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है. सो आई एम सेइंग कि अगर आप 100% सिलेबस कवर करते हैं तो 100% सिलेबस कवर किया आपने. इस सिलेबस का आपने कम से कम 3 से 4 बार का रिवीजन किया ताकि आपको सब कुछ याद रहे. क्योंकि होता क्या है, अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक सब्जेक्ट में एक छोटे से टॉपिक का एक छोटा सा कंसेप्ट आप रिवीजन में भूल गए, आपने 2 बार रिवीजन किया तो भी भूल गए, उससे एक क्वेश्चन आया और वो आप नहीं कर पाए. और ऐसा आपके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होगा. तो छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट्स, हिडन कंसेप्ट्स, जो कि आप क्लासरूम में डायरेक्टली शायद ना पढ़ो, बट उसे आप इंट्यूटिवली एनालॉजी के थ्रू समझ पाओ, है ना, या फिर डिराइव कर पाओ अपने नॉलेज से. ऐसे कंसेप्ट्स के थ्रू अगर क्वेश्चन आपको गेट में या टेस्ट सीरीज में बनाना होंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है. फिर इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको सबकी. फिर उसका टेस्ट सीरीज भी लिखना पड़ेगा. अब सिलेबस कवरेज के साथ साथ आपको नोट्स मेकिंग भी होता है बॉस, होता है ना. नोट्स मेकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. यू विल गेट एग्रीड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. आप एग्री करोगे इस बात से, है ना?
यू विल एग्री ऑन माय पॉइंट कि नोट्स मेकिंग में, सिलेबस कवर करने में टाइम लगता है। पहली बार कोई भी चीज पढ़ते हैं, इट टेक्स टाइम, स्लो जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा, हाँ सब समझ गए एक ही बार में और सब एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गया एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली वाव, नहीं होता। तो इतना करने में अ लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड। अब इतना टाइम तो सर हमारे पास नहीं है, कहां से आएगा? अगर इतना टाइम हमारे पास नहीं है, बाई चांस वी स्टार्टेड लेट या हमने जल्दी भी शुरू किया, तो जस्ट बिकॉज हमारे पास जॉब है सर, या फिर हमारे पास कॉलेज है और जाना भी पड़ता है, फिर एग्जाम्स भी आएंगी, सेमेस्टर एग्जाम्स होती है ना इस टाइम पे, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो एग्जाम्स भी आएंगे, है ना, फिर फेस्टिवल्स भी आएंगे। तो इन सब के बीच में इतना सब कुछ कर पाना मुश्किल है। इफ दिस नॉट पॉसिबल इन रिमेनिंग टाइम, इन रिमेनिंग टाइम, तो फिर क्या करेंगे? अगर बचे हुए टाइम में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें जाना पड़ेगा सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम की तरफ। तो इसका जो सॉल्यूशन है बॉस, वो है सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम। ये सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम आप अपने लिए खुद बनाओगे, कोई दूसरे ने डिजाइन करके नहीं दिया है, ये आपको खुद से बनाना है। यू विल हैव टू मेक योर ओन सच काइंड ऑफ अ प्रोग्राम। तो सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम क्या कहता है? सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम पहले तो दो चीजों के बारे में बात करता है। पहला है कि हु इज ऑर्गेनाइजिंग गेट 24। गेट 24 कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजिंग कॉलेज है, इस बार का आईआईएससी बैंगलोर है, इसके प्रीवियस टाइम जब इन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, विच वॉज इन 2016 एंड बिफोर दैट 2008, तब ज्यादा क्वेश्चन कौन से पेपर या कौन से सब्जेक्ट से आए थे? हमने इसकी एनालिसिस ऑलरेडी की हुई है एक सेशन में। आई हैव मेड अ सेशन ऑन स्पेशल क्लासेस फॉर द सेम, यू कैन एक्सेस दैट, आपको मिल जाएगा वो सेशन, है ना। थोड़ा आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ और समवेयर, कि आईएएससी के जो पेपर से उनकी एनालिसिस मैंने बताई थी कि कब कब कौन से ईयर में, इन दोनों ईयर में कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आया है। तो मोर वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स जिनके हैं, मोर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स जो हैं इनके पेपर में, इनको हम पहले उठाएंगे फर्स्ट। और पता है वो कौन से हैं? मैं यहां पे बता देता हूं, आपका काम आसान हो जाएगा, बट उसके लिए मुझे एक छोटा सा लाइक चाहिएगा। तो वो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो सी, डीएस, एल्गो, इनका अच्छा खासा वेटेज होता है। इसके अलावा टीओसी, सीओए और ओएस, ये सब्जेक्ट्स का अच्छा खासा वेटेज होता है इन द टेक्निकल कोर्सेस। क्योंकि बॉस बचे हुए कोर्सेस इनका तो फिक्स है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो है ही। इनके अलावा अब यहां पे मैथ में ना बच्चा, मैथमेटिक्स में दोनों है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो 6 से 7 मार्क्स के अराउंड इंजीनियरिंग मैथ आता है, 6 से 7 मार्क्स के अराउंड डिस्क्रीट मैथ आता है। तो आप उस तरीके से प्लान करोगे कि ये 13 मार्क्स आपको कितने में पढ़ेंगे, कितना एफर्ट्स लगा के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आपने एक तो क्या कर लिया, एक ये एनालिसिस कर ली कि गेट 24 कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिनके ज्यादा वेटेज है उनको हम थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ध्यान दे देंगे, ताकि हमको इनमें ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी बने। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो क्या करनी है? सेकेंड चीज जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि हमें ये समझना है आइडेंटिफाई करना है आपके स्कोरिंग कोर्सेस। देखिए हर पर्सन का स्कोरिंग कोर्स अलग होता है। मेरे लिए स्कोरिंग कोर्स सीओओएस या कोर कोर्सेस हो सकते हैं सिस्टम के, आपके लिए मैथमेटिक्स बेस्ड कोर्सेस हो सकते हैं, किसी के लिए प्रोग्रामिंग बेस्ड कोर्सेस ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं।
तो आइडेंटिफाई योर स्कोरिंग कोर्सेस। आपने कुछ तो एग्जाम में पढ़ा होगा, कॉलेज की एग्जाम के लिए कुछ तो पढ़ा होगा जिंदगी में इसके पहले। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे ना, कुछ तो पढ़ा ही होगा पहले। कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट तो आपने अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे ठीक से पढ़ा होगा कि हाँ यार ये नॉलेज अच्छा है। जैसे कि मैं गेट प्रिपरेशन के पहले भी कह सकता था कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग आती है, डेटा स्ट्रक्चर आता है, अब क्वेश्चन दो, मैं 50% क्वेश्चन तो बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकता हूं। ऐसा मेरे को पता था क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ा था इन कोर्सेज को। तो ऐसे कोर्सेज आपके पास भी होंगे कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनका ठीक ठाक नॉलेज आपको है। तो इन स्कोरिंग कोर्सेज को आप थोड़ी सी भी मेहनत से, तो इन कोर्सेज के लिए आपका क्या करना है, स्मॉल एफर्ट्स एंड बिग मार्क्स, लार्जर स्कोर। तो छोटे एफर्ट्स एंड मोर मार्क्स हमें मिल जाएंगे, मतलब कम एफर्ट्स लगाएंगे इन कोर्सेज को पहले करके, फिनिश फर्स्ट करके, पहले फिनिश करके इनको हम ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेंगे हम स्कोरिंग कोर्सेस। मान लेते हैं किसी की सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एल्गोरिदम बहुत अच्छी है, तो वो पहले उनको कर ले और कम मेहनत में जल्दी जल्दी फिनिश कर ले, भैया स्कोरिंग कोर्स हमारा एक रेडी हो गया। अब एक चीज जो मेरी सबसे फेवरेट है किसी भी स्ट्रेटेजी सेशन में, ये क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओ कि क्या गेट एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा क्या कि आपका कितना सिलेबस पूरा हुआ, जितना परसेंट सिलेबस पूरा हुआ उतने एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे? ऐसा होता है क्या कि चलो इसने 100% सिलेबस कवर किया तो इसको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, या 2 मार्क या 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसने 90% ही किया इसको सिर्फ 4 ही मार्क्स मिलेंगे, इसने 80% सिलेबस किया है तो इसको 3 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो गेट में मार्क्स आते कैसे हैं? सिलेबस कवर करने से नहीं, गेट में मार्क्स आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से। किससे? क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो सिंपल सी बात है बॉस कि अगर गेट में मार्क्स आएंगे सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने से, तो हमें बस ये बढ़ाना है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पाए, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पाए। तो हमें क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, हमें यहां पे प्रैक्टिस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। मोर फोकस ऑन प्रैक्टिस, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई तो आप कम सब्जेक्ट्स के साथ में भी सारे क्वेश्चन जो उन सब्जेक्ट से आए हैं वो सॉल्व करके और ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, विच इवेंचुअली आई डिड ऑल्सो इन 2018 जब मुझे 440 AIR आई थी। मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि दैट इज द बेस्ट आई कैन हैव विद यू और फॉर यू। मेरे पास इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे 440 रैंक निकाली है 440, जबकि 2018 का पेपर तो बहुत टफ आया था। इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट। 22 का जो एक पेपर था या 21 का सेकंड पेपर था उसके अराउंड था 2018 का। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस पे थोड़ा ज्यादा फोकस देना है, हमें सिलेबस कवरेज भी बढ़ाना है ऑफ कोर्स, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लायक बने। बट फोकस देना है प्रैक्टिस पे, सो दैट वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम आवर कवर्ड सिलेबस। जो हमने सिलेबस कवर किया है वहां से जो क्वेश्चन आए फिर उसको हम सॉल्व कर पाए, करेक्टली सॉल्व कर पाए। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। विल टॉक टू यू गाइज एट द एंड वंस द सेशन इज ओवर। आप लोगों से भी बातें की जाएगी, आप लोगों के क्वेश्चंस भी सुने जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग गेट कौन है उसके बेसिस पे ये सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा फोकस दे दीजिएगा। अपने आइडेंटिफाई करो अपने स्कोरिंग कोर्सेज को, उनको पहले पढ़ लीजिएगा। फिर फ्यू फोकस, मोर फोकस ऑन द प्रैक्टिस। अब इस सेशन की सबसे बड़ी चीज, इन गेट एग्जाम
80% questions are asked from 60% syllabus only. In GATE exam, 80% questions are asked from only 60% syllabus. फिर भी लोग बचा हुआ 40% पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सर ये भी बच गया, सर ये भी बच गया, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, एंड परेशान रहते हैं उन चीजों को लेके। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इतना परसेंट सिलेबस ही हम कवर करेंगे, 60% ये टॉपिक इन इन कोर्सेज से, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 80% क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने लायक बनेंगे कि हाँ यार ये चीज पढ़ी थी हमने। अगर आपने अच्छे से रिवीजन और उनकी प्रैक्टिस की है तो आप 80 मार्क्स आराम से ला सकते हैं उन्हीं 60% सिलेबस से भी। मान लो अगर आप 60% सिलेबस कवर करते हैं, 80 मार्क्स के क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट किए 65 मार्क्स के, उसमें से आपको आए मान लेते हैं 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में आपको काफी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आप सोच रहे हो काफी आगे जा सकते हो आप 60 मार्क्स के साथ में भी। 60 मार्क इज रियली रियली गुड स्कोर इन गेट कंप्यूटर साइंस। आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर आएगा, कितने लोग अटेम्प्ट करेंगे, कितने लोग अच्छे मार्क्स लेके आएंगे एंड ऑल, बट 60 मार्क्स इज रियली रियली गुड। तो आप सोच रहे हो कि 20 मार्क के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही छोड़ रहे हो क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं। 20 मार्क फिर भी आप कम ला रहे हो क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं चीजें भूलोगे, कहीं ट्रिक याद नहीं आएगी, है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा टेढ़ा आ जाएगा जो शायद पहली बार देखा हो उस टाइम पे ना बने, टाइम क्रंच हो जाएगा एंड ऑल। उसमें आपको 20 मार्क के क्वेश्चन की मैं आपको प्रोविजन दे रहा हूं एंड स्टिल यू कैन स्कोर 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में आपको टॉप के 7 आईआईटीज में से एक से तो कॉल आएगा। अगर डायरेक्ट नहीं आया तो इंटरव्यू बेस्ड कॉल आके और आप कन्वर्ट करा सकते हो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है उन कोर्सेज की जो आपने पढ़े हैं तो। और जब तक कॉल आएगी फेब के बाद हम और भी अपना नॉलेज बढ़ा लेंगे। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने मिलेंगे, 4 महीने में तो हम अपने आप को पता नहीं कहां पहुंचा देंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे कोडिंग की और भी कोर्सेस कवर कर लेंगे। सो द आइडिया हियर इज कि जब हमारे पास 80% क्वेश्चन 60% से आते हैं तो पहले इन 60% को कवर करेंगे। फर्स्ट, मेक दिस पार्ट परफेक्ट। इस पार्ट को परफेक्ट बनाएं। उसके बाद हम रिमेनिंग टॉपिक्स पे जाएंगे कि हाँ चलो अब हमारे पास अगर टाइम है देन रिमेनिंग टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। मेरा क्लासमेट आईएएससी में मेरा दोस्त था जो अब सीनियर साइंटिस्ट से भी अब मैनेजर हो गया है, अब तो वो उसने यही किया था। 60% सिलेबस कवर किया पर उसने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं उन्हीं टॉपिक को पढ़ा, अच्छे से डिटेल में पढ़ा, अच्छे से खूब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस की एंड ही वाज इन आईएएससी। समझ रहे? तो यहां आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इन 60% सिलेबस को भी आइडेंटिफाई करके और आराम से अच्छे मार्क्स लाके और गेट निकाल सकते हो। बट उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लगेंगे। वो एफर्ट्स किधर होंगे कि अगले 5 मंथ्स में एटलीस्ट ये 60% सिलेबस तो कवर हो, है ना, ताकि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक बन पाए। अब मैं क्विकली सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स बता देता हूं जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम और डिटेल में दूसरी बातें करेंगे। तो सीओए से हर बार मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन कैश मेमोरी से बनते ही बनते हैं, पाइपलाइन से बनते ही बनते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट से पिछले 4 सालों में 5 सालों में हर बार एक क्वेश्चन आया है। और मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन चैप्टर जो कि बहुत बड़ा नहीं है वहां से भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। पर इंपॉर्टेंट ये 3 है, इन तीनों को आपने पहले कर लिया चलेगा, जब बाद में टाइम मिले तो आप एडिशनल टॉपिक इंस्ट्रक्शन चैप्टर रख सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्री, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। पिछले कुछ सालों में हैशिंग से भी हर बार क्वेश्चन आया है और मुझे लगता है आईएएससी एक लिंक्डइन से लिंक लिस्ट से भी क्वेश्चन दे देगा।
सी प्रोग्रामिंग बहुत छोटा कोर्स है, इट इज स्मॉल कोर्स, और इस स्मॉल कोर्स को आप आराम से 20 to 25 आवर्स में ही फिनिश कर सकते हो, बहुत आसानी से। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ में थोड़ा रिवीजन भी कर सकते हो। इसमें आपको रिकर्शन एंड फंक्शन, इससे क्वेश्चन आता है। स्टोरेज क्लासेस पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरेज क्लासेस से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो फंक्शन या एरे या पॉइंटर में उसको मिक्स करके और क्वेश्चन दिया जाता है। स्टोरेज क्लासेस एक 15-20 मिनट का एक सेशन है, आधे घंटे का एक सेशन है बस, जिसमें आपको बताया जाता है कि लोकल ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, है ना, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे एक्सेस होते हैं, दैट्स इट। एरे एंड पॉइंटर्स, इनके काफी क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं, इनके कॉम्बिनेशन से भी आते हैं, अकेले भी आते हैं। और ये पूरा कोर्स आप आराम से 20 से 25 घंटे में कर सकते हो। मतलब आप अगर 5 घंटे पर डे दो तो एक वीक में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, और आप आराम से यहां से 4 से 5 मार्क्स लिखवा के, ठप्पा लगा के, मतलब सील लगा के और ले जा सकते हो कि 5 मार्क्स हमारे पूरे हो गए। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो एंड दैट्स इट। बहुत ट्रिकी नॉलेज यहां पे लगने की जरूरत होती नहीं। अगला आता है एल्गोरिदम। ये तीन मैंने आपको पहले ही बताया, डीएससी और एल्गोरिदम काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी एक टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से सॉर्टिंग एल्गोरिदम से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, और हीप से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है एल्गोरिदम्स कोर्स में से। फिर आता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ना आईएएससी काफी अच्छा पूछता है, ठीक है। आईएससी काफी अच्छा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पूछता है, 8 to 10 मार्क्स के आसपास का। तो इसको ना प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा लगेगी, इसकी आपको प्रैक्टिस की जरूरत। फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, दो टॉपिक्स अगर आपने ठीक से अच्छे से कर लिया तो बहुत है, बट इसमें प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी। इसको थ्योरी कम और मोर प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप अलग अलग बहुत होते हैं। ये कोर्स प्रैक्टिस या क्वेश्चंस की वजह से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और वो सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करके याद रखने होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस या सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है टीओसी में। ये एक बार में बैठता नहीं है दिमाग में हर किसी के। यू विल हैव टू हैव इनफ टाइम स्पेंड ऑन प्रैक्टिस। फिर डीबीएमएस है। डीबीएमएस में एक क्वेश्चन पक्का यहां से आएगा ही आएगा, एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा में से एक से दो क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटीड है। 2023 में तो इतना इजी क्वेश्चन आया था, इतना इजी कि मैं भी देख रहा था क्यों पूछा यार ये क्वेश्चन। 99% लोगों ने सही भी कर दिया होगा, अब जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ा होगा वो तो कर ही देगा। इंडेक्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांजैक्शन से, और नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन प्लस आरडीबीएमएस। पर अगर आप इतना पूरा नहीं भी पढ़ोगे तो आप इन दोनों टॉपिक को पहले पढ़ लो। अगर आपको लगता है बाद में टाइम है तो पहले ये पढ़ लो, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, और आखिरी में ट्रांजैक्शन चैप्टर अगर पढ़ सकते हो तो बाद में पढ़ लो, टाइम मिलता है तो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से भी मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यहां पे आता है। तो ये आपको एक क्वेश्चन 100% यहां से आएगा ही आएगा। किस टॉपिक किस टाइप का आएगा ये हर बार अलग अलग आते हैं, पर वन क्वेश्चन डेफिनेटली, एक क्वेश्चन तो ये कंफर्म्ड है कि यहां से आता ही आता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन डेडलॉक से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। सीपीयू शेड्यूलिंग हर बार नहीं आता, पर पिछले 1-2 साल में काफी कम आए हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा। फिर आता है डिस्क्रीट मैथ। अब देखो डिस्क्रीट मैथ ना बड़ा है, डिस्क्रीट मैथ इज ह्यूज, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथ अगर आपका ऑलरेडी पहले से अच्छा है तो ही फिर आप उसको पढ़िएगा, वरना अभी रहने दीजिएगा। अगर आपका डिस्क्रीट मैथ पहले से अच्छा है तो पहले उसको लीजिएगा, वरना सबसे लास्ट में लीजिएगा, ठीक है। आप इसमें से ग्राफ थ्योरी में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये श्योर शॉट एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। सेट और फंक्शन में से मिला के एक फंक्शन, लॉजिक और रिलेशन में से भी एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कहां से कौन सा बनता है, कौन से टाइप का बनता है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में मिनिमाइजेशन, के मैप और कॉम्बिनेशनल सर्किट के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक चीज और आप यहां पे ऐड कर सकते हो, वो है नंबर सिस्टम। पिछले कुछ सालों में नंबर सिस्टम से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। फिर आता है सबसे बड़ा कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अगर आपके पास टाइम मिलता है तो, सबसे लास्ट में।
ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, टीसीपी आईपी हेडर्स और बेसिक ऑफ सीएन जो आता है वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें तो लाखों टॉपिक्स हैं आई शुड से, पर उनमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। कंपाइलर डिजाइन छोटा कोर्स है, आराम से आप 30 आवर्स में खत्म कर सकते हैं इसको। स्मॉल कोर्स, कम ही इसका वेटेज भी है, पर ये 3 टॉपिक पार्सिंग, सिंटेक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा, एक लाइवलीनेस एनालिसिस होती है ना, नया नया टॉपिक आया है। ये नया नया टॉपिक 2-3 साल पहले ही ऐड हुआ है ना। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। अब हुआ ये है ना कि बाकी के टॉपिक्स तो सेचुरेट हो गए, तो अगर कोई नया इनोवेटिव क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा। अगर ये टॉपिक आपको एक बार में इजी लगता है ना तो पढ़ ले, नहीं लगता है तो दूर से ही टाटा बाय बाय नमस्कार करके और चल लेना। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी हुआ है 21 में ऐड, बट हाँ उतना ज्यादा उसका क्वेश्चन अभी आया नहीं है। फिर आता है आखिरी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन इसका 100% कंफर्म्ड है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लीनियर अलजेब्रा में एक क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड अराउंड से आता ही आता है, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ज्यादा टफ नहीं आते। एंड देन लेटर ऑन यू विल बी हैविंग लिमिट्स एंड ऑल। तो आप इन दोनों को पहले कर लो, बाद में अगर टाइम मिलता है तो लिमिट्स भी कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने बता दिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पहले कर लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो खूब सारी, पीवाईक्यू कर लो, इनके टेस्ट लिख दो, सब कुछ कर दो। फिर जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास और इनफ टाइम है, पीवाईक्यू टेस्ट लिखते लिखते आपको क्या ना एक आइडिया आ जाएगा कि ये वाला टॉपिक ऐसा है जिसके बहुत सारे क्वेश्चन एक ही एक टाइप के बहुत सारे देखे मैंने, तो उन टॉपिक को फिर एक एक करके नोट डाउन करते रहना टेस्ट लिखते लिखते, और फिर उन क्वेश्चंस को भी उठा लेना। तो व्हेन एट द एंड क्या होगा, आप आफ्टर द टेस्ट इफ वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस सीन मोर, तो फिर उस टॉपिक को भी उठा लेना, कवर दोज टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को भी आप पढ़ाई कर लेना। रिवर्स इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं कि पहले आप क्वेश्चन देखें, जहां से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा बनते हैं उनको आप पहले कर लोगे, ऐसे करके और आप कर लोगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम किस किस को करना है। मजाल है अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है और फिर भी वो सिलेक्टिव टॉपिक्स की तरफ ही जाए। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप गद्दारी कर रहे हो अपने आप से, धोखाबाजी है ये डिसऑनेस्टी है अपने आप से। आप ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ वही स्टूडेंट्स जाएंगे जो अभी अभी प्रिपरेशन चालू की हैं और जिनके पास इनफ टाइम नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये नहीं है कि आप सिलेक्टिव स्टडी प्रोग्राम की तरफ ही जाएं। अरे सर वो मैथ ना हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम खाली प्रोबेबिलिटी पढ़ ले, चलेगा। आप पढ़ो ही मत ना, वो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मेरे को अपने घर की एग्जाम थोड़ी लेनी है कि मैं एग्जाम लूंगा, आपकी इच्छा हो चलेगा नहीं चलेगा एंड ऑल। आप तो पड़ोसी से पूछते हो यार भैया थोड़ा सा ना ये कचरा है मैं इधर फेंक दूंगा, चलेगा बाद में साफ कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। चलेगा नहीं चलेगा सर, मार्क्स तो आ जाएंगे हमें गेट में। अरे बाकी के कोर्स टॉपिक आपने अगर कर लिए हैं और अच्छे से किए हैं, एक आध टॉपिक छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यों क्यों छोड़ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा निकाल लो एक्स्ट्रा, बट अगर आपके पास रियल में टाइम नहीं क्योंकि आपने लेट से स्टार्ट किया है तो फिर हाँ आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जा सकते हो। बट जो बच्चा बहुत लंबे टाइम से वैसे ही प्रिपरेशन कर रहा है और इनफ प्रिपरेशन में इंडल्ज्ड है ऑलरेडी बहुत ज्यादा, तो फिर वो नहीं, लंबे टाइम का मतलब कम से कम 2-4 महीने से 5 महीने से, 5 महीने में 4-5 कोर्सेज तो हुए होंगे बच्चों के, 5 महीने में 5 कोर्स तो बहुत कम है। तो अगर आप ऑलरेडी मोर देन 50% सिलेबस कवर कर चुके हो तो फिर ऐसा मत करो कि आप आधे आधे कोर्सेज बचे हुए आधे आधे कोर्सेज ही पढ़ो।
है हमारे पास टाइम। और अब क्या है ना, 50% सिलेबस पढ़ने के बाद 50-60% सिलेबस पढ़ने के बाद होता ये है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि कोर्सेस को कैसे पढ़ा जाता है, समझ में आने लगती हैं चीजें क्विकली, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, प्रैक्टिस बढ़ जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी इंप्रूव होती है, आपको चीजें कनेक्ट करना आ जाता है, आपकी एक फ्लो बन जाती, कंसिस्टेंसी बन जाती है, आपकी पढ़ाई करने की आदत बन जाती है। तो ये चीज जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो काफी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको अब आइडिया लग गया है गेट सीएस का। ये जो एकदम नए नए जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की है सितंबर मंथ से या मिड अक्टूबर के बाद से या सॉरी अगस्त के बाद से या अगस्त से, और जिनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वो ऐसा कर सकते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें, फिर बचे हुए टॉपिक्स कर लें। तो सब्जेक्ट आपको जितनी जल्दी हो सके खत्म करना है। नेक्स्ट 20 डेज में दोनों सब्जेक्ट फिनिश करो, 20 से 25 दिन में। तो ये जो भी मैंने लिखा है इतना सब कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी प्रिपरेशन चालू किए हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो लेट हो गए। आपको वो रीजन एज बीइंग एक्सक्यूज नहीं प्रोजेक्ट करना है किसी के सामने। आपने प्रिपरेशन लेट से स्टार्ट की है, इट्स ओके, बट फिर भी अभी भी हम इसको ये कर सकते हैं। अंकलेश का जो क्वेश्चन है मैं इसको एक्चुअली एड्रेस करने ही वाला था। देखो, हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कौन सेट करता है, बट जहां तक मैंने सीखा है, समझा है ना, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, वो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का क्वेश्चन सेट करने में कहीं ना कहीं हाथ होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो वो हो सकता है वो खुद प्रोफेसर सिलेक्ट करते हो कि सीओए के क्वेश्चन आप बनाओ, ओएस के क्वेश्चन आप बनाओ, टीओसी के आप बनाओ, एटसेट्रा। या फिर हो सकता है वो अलग अलग प्रोफेसर्स को बोले कि आप सारे क्वेश्चंस हमें सबमिट कर दो, उनमें से फिर सिलेक्ट करें कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन रखना है और कौन से नहीं रखना है। तो कुछ भी हो सकता है। जहां तक मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा गेट 23 का, मुझे लगा कि गेट 23 के क्वेश्चन पेपर में ऐसा हुआ कि आईआईटी कानपुर ने काफी इजी पेपर प्रोजेक्ट करा दिया। अब वो पूरे गेट कंडक्टिंग कमिटी का ही डिसीजन था, या फिर यू नो सिर्फ आईआईटी कानपुर का डिसीजन था, या क्या था, कोई आइडिया नहीं, हमें उसका इल्म नहीं होता, उसका कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं पहुंचती, हम शायद पता भी नहीं कर पाएंगे। बट एक चीज जरूर है कि इन्फ्लुएंस जरूर होता है। कुछ क्वेश्चंस वो कॉलेज अपने तरीके से ही बना के देते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है वो। तो अच्छे से पिछले पेपर्स को थोड़ा एनालाइज करो और देखो, तो आपको पता चलेगा कि आईआईसी ने जब जब पेपर बनाया है 2008-16 दोनों में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो एकदम यूनिक है, एकदम डिफरेंट है, जो आप एक्स्ट्रा टाइम दे के ही सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। या शायद कभी सॉल्व भी ना हो एक बार में, शायद कुछ क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व ही ना हो। तो उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है और बाकी के क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी आपकी प्रिपरेशन को अभी भी टॉप एंड पे ले जा सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे बच्चों की ज्यादा अच्छी रैंक या अच्छे मार्क्स आ जाते हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले से अच्छी है। या तो वो पजल्स की वजह से, या पजल सॉल्व करते थे उसकी वजह से, या कोडिंग करते थे उसकी वजह से, या मैथ उनका अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छा है उसकी वजह से, या फिर वो पता नहीं, मतलब स्ट्रेटेजी गेम्स खेलते हैं उसकी वजह से, कुछ भी करके अगर उनकी एनालॉजी अच्छी है, उनका एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, तो उन स्टूडेंट्स को काफी फायदा होता है कि वो जितना भी पढ़े उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बन जाते हैं। क्वेश्चन को रीड करना और उसे अंडरस्टैंड करना, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसने बहुत सारी इंग्लिश रीडिंग की हुई है, उसको फायदा होता है। अब ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश रीडिंग भी नहीं आती है, समझ में भी नहीं आती है चीजें, प्रैक्टिस भी नहीं की है, मैथमेटिक्स भी खराब है, प्रोग्रामिंग भी खराब है, तो फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा बॉस। फिर उनको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया अगर 24 में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो 25 फिर हम लिखेंगे, अगर हमें गेट के थ्रू ही करियर बनाना है तो। मैंने काफी बार ये एग्जाम्पल दिया है कि सिर्फ 2 महीने में अंकित बजाज ने 30-35 मार्क्स ला के एनआईटी जयपुर में एडमिशन लिया,
अपनी स्किल्स पे 2 साल बहुत जबरदस्त काम किया और अब वो बच्चा 25 लाख प्लस के पैकेज पे मर्सिडीज बेंज में प्लेस्ड है। इट वॉज ऑल अबाउट हिज हार्ड वर्क। 2 महीने में उसने सिर्फ और सिर्फ मेहनत की और बस मेहनत की। उसका इंटरव्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देखेंगे अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस पे तो मिल जाएगा। अंकित बजाज 2 मंथ्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही की है और वो कॉन्स्टेंटली मुझसे बात करता था ओवर द कॉल और आज भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे इनपुट्स लेता रहता है। अभी उसकी जॉब की ज्वाइनिंग थी तो ही ब्रॉट स्वीट्स फॉर मी, उसने मेरे लिए स्वीट्स भिजवाई थी अपने घर से। तो 30-35 मार्क्स आए थे 21 में, गेट 21 में, और ठीक ठाक मार्क्स थे। एनआईटी जयपुर मिल गया उसे और एनआईटी जयपुर के बाद देन उसकी किस्मत पलट गई क्योंकि उसने प्लेसमेंट सीजन के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अपने सीजीपीए अच्छे रखा, स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम किया। और अभी कुछ दिनों पहले उसने ये भी कहा था कि सर मेरा एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश होने वाला है उसी फील्ड में, जिस फील्ड में वो अपना काम कर रहा था। उसे इंटर्नशिप भी मर्सिडीज बेंज में ही मिली थी एंड दैट वाज आल्सो 50,000 पर मंथ, उससे भी ज्यादा की थोड़ी, एंड दैट टू वाज 6 मंथ्स और समथिंग। तो आप कहीं ना कहीं कम टाइम में भी अपना करियर ऊपर ले जा सकते हैं। आपके पास बैक करने को आपकी स्किल्स होनी चाहिए। उसके पास ठीक ठाक कोडिंग स्किल्स थी पहले से, उसको ठीक ठाक नॉलेज था मैथमेटिक्स का, जज्बा था कि यार मशीन लर्निंग एंड ऑल में कुछ अच्छा करियर बनाने के लिए लर्निंग करनी पड़ेगी, उसने किया मास्टर्स में जाके। अगर आपका बैकग्राउंड सॉलिड है ना, सॉलिड जो मतलब फाउंडेशन आपका बना है वो सॉलिड है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर सकते हो। मैंने भी खाली क्लियर किया गेट एग्जाम 23 में, डिडंट सिट फॉर सीट में, आई वुड आल्सो गॉट सम एनआईटी। हाँ जी ऑफ कोर्स, आपको भी मिल जाता, कोशिश करते हैं तो मिल जाता। काफी अच्छे बच्चों को काफी कुछ मिला है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिली है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर का कट ऑफ बहुत लो गया इस बार। ट्रिपल आईटी दिल्ली काफी कुछ अच्छा कर रहा है, काफी कुछ अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो सिलेक्टिव स्टडी सिर्फ उन लोगों को करना है बच्चा लोग जिनका अभी अभी प्रिपरेशन चालू हुआ है। बाकी जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कोर्सेस फिनिश करो। अब तो आपको आदत हो गई होगी कोर्सेस कैसे फिनिश किए जाते हैं, तो जल्दी कोर्स फिनिश करो और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाओ प्रैक्टिस रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करने में। ट्रिपल आईटी दिल्ली में लेस देन 400 स्कोर्स पे सीट मिली है, बिल्कुल। तो आप देखिए ट्रिपल आईटी दिल्ली का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत ही गजब। सीओए एक बार कर लिया, लर्निंग में गलतियां हैं, अब टॉपिक वाइज जा सकता हूं नहीं। अगर एक बार कर लिया है तो रिवीजन आपको पूरा ही करना है, क्यों छोड़ना है। आप कंट्रोल यूनिट वाला चैप्टर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाकी तो करो। अगर एक बार कर लिया है तो फिर आप छोड़ना क्यों चाहते हो किसी चीज को। एफर्ट्स लगाए हैं, एक बार थोड़े से और लगाएंगे अच्छा खासा हो जाएगा। सीओए ना जाने कितनी बार भी पढ़े, कंफ्यूजन होता है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। एज सिंपल एज दैट। Can you take special class on paper solving strategy? Mohit, there is already a video on YouTube how to attempt the full length test. उस टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कुछ नहीं किया, हाइब्रिड वाला किया था, तो अब कर लो बेटा, अब ठीक से रिवीजन और प्रैक्टिस कर लो, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मोहित पूरा डिटेल में स्ट्रेटेजी बना रखी है मैंने, हाउ टू अटेम्प्ट। वीडियो की लिंक आपको दे देता हूं यहां पे।
ये होगा, देखिए ना, आपको मिल जाएगा। सर सीएन अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग, उसको अपना स्कोरिंग में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आपको उसके टेस्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल रखो, कोई दिक्कत ही नहीं। इसरो टारगेट कर रहा हूं मैं, एनी टिप्स? टिप्स यही है कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाओ, उसमें ना ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो पीवाईक्यू, गेट के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाना। अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़ के गए तो काफी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इसरो में। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? Few subjects which I covered previous year, should I go for completion first or revision? अंकलेश, आप एक काम कर सकते हो कि आपके अगर इस साल के कोर्सेज खत्म हो गए तो उनको आप पैरेलली कर सकते हो, कि पिछले साल के कोर्सेज पैरेलली आप वीडियो रिकॉर्डेड देख लो और इस साल के कोर्सेज जो कवर किए हैं उनका रिवीजन स्टार्ट कर दो। जस्ट आज ही सीओए कवर हुआ है, डीबीएमएस और सीएन बचा है, कौन सा इजी होगा? पहले डीबीएमएस, छोटा भी है, इजी भी है, जल्दी हो जाएगा। डीबीएमएस पहले करो, फिर सीएन करना। अब आप लोगों को अपने टाइम को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करना और सीखना पड़ेगा। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ स्टडीज के अराउंड ही रखना पड़ेगा। बीच बीच में जहां आधा घंटा 15 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट हमारा टाइम वेस्ट होता है, उसे यूटिलाइज करना है। अभी डीबीएमएस पढ़ रहा हूँ, सीडीएस, टीओसी, सीडी एल्गो हो चुका है, टाइम कम बचा है, क्या करूं? साहिल जी, 1 2 3 4 5 कोर्सेस आपके हुए हैं, कोशिश करो कि अगले 2.5 मंथ में सारे कोर्सेस हो जाएं। 2.5 मंथ, नवंबर मिड तक, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए वीडियो है ऑलरेडी, पीवाईक्यू एनालिसिस का वीडियो नहीं है बेटा। ऑलवेज गाइडिंग, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स डाउट गेट्स रिपीटेड, यू डोंट गेट एंग्री, दैट्स माय जॉब। मेरा काम है बेटा आपके क्वेश्चंस का आंसर देना। सीओए का कोर्स अमेजिंग था, इतना टफ कोर्स समझ में आ गया। अगेन दैट्स माय जॉब, मेरा काम है आपको। हो जाएगा क्या? हो तो जाएगा साहिल, पर उसके लिए आपको नंबर ऑफ आवर्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ढेर सारे। अगर आप अगले 2 महीनों में 6 कोर्सेस कवर कर लोगे तो आपके मिड नवंबर तक 6 कोर्सेस हो जाएंगे, है ना? 6 और बस। फिर अगर आप बचे हुए 2.5 मंथ्स में ठीक ठीक प्रैक्टिस कर लिए तो हो गया काम। सर 3 मंथ्स इनफ है? प्रीवाईक्यू, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज इनफ डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। मेरे जैसे पर्सन को 2 महीने भी ठीक है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है, ये डिपेंड करता है। सीएन कहाँ से कवर करें? सीएन के लिए आप अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो पंकज मिश्रा सर का प्लेलिस्ट होगा मेरे चैनल पे, देख लेना। तो साहिल, डीएम और ईएम जो है उनके आप सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ सकते हो, कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लेना आखिरी में, जिनके आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए स्कोरिंग नहीं होंगे। जीए और ईएम के लिए एनी टिप्स? प्रैक्टिस, दोनों के लिए प्रैक्टिस लगती है। जनरल एप्टीट्यूड तो आपको प्लेसमेंट में भी काम आएगा, तो अभी से ठीक ठीक पढ़ ही लो। जो लोग अनअकैडमी प्लस पर नहीं हैं और आना चाहते हैं उनके लिए अभी एक ऑफर है। ऑफर है 10% प्राइस ड्रॉप है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, फ्लैट 20% ऑफ है सारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे, और एक्स्ट्रा मंथ 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है एडिशनल। 12 के साथ 4, 18 के साथ 4 और 24 के साथ भी 4। ये कोड लगाओ और सब्सक्रिप्शन ले लो। सर मेंटर बोल रहे हैं सब्जेक्ट होने के बाद पीवाईक्यू करो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना। साहिल जी मैं तो कहूंगा कि आप पीवाईक्यू साथ में ही कर लो अब, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं, और पीवाईक्यू करने से ना कोर्स पे ग्रिप थोड़ी अच्छी आ जाएगी। अलॉन्ग विद द कोर्स पीवाईक्यू करने में कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ जाएगा कि हाँ भाई पीवाईक्यू हो गए, तो अभी ही कर लो। बाद में फिर और दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यू एक बार और देख लेंगे लास्ट में। चलिए, तो आई गेस ये सेशन अब क्लोज करते हैं। बाकी सब लोगों के भी क्वेश्चन के आंसर अगर हो गए हैं तो
ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया और सुना। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, वो है आपका अच्छा करियर, और उसके लिए मेहनत आप ही को करनी है। आप ही को एग्ज़ाम लिखनी है, आप ही को पढ़ना है। कौन सा सब्जेक्ट कौन से ऑर्डर में पढूँ वो बता देंगे मेरे कंडीशन के हिसाब से। साहिल, बचे हुए कौन से कोर्सेज़ हैं पहले आप लिस्ट बना दो तो मैं बता दूँगा। अनिल, मुझे लगता है कैटेगरी वहाँ चलती है नहीं चलती मुझे पता नहीं, 450 500 तक भी इस बार एडमिशन हो गया है आखिरी तक जाते जाते ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए। आईआईटी दिल्ली की अगर अच्छा आप बात कर रहे हो तो आईआईटी दिल्ली में क्या है ना, मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अलग है, यू नो, एमटेक सीएस अलग है, और अगले साल अगर और 2-3 कोर्सेज बढ़ गए तो आगे पीछे हो सकता है। कट ऑफ एंड ऑल हम बाद में बात करेंगे। वो कट ऑफ अगर पता भी चल गया तो उतना ही कट ऑफ आएगा कैसे पता चलेगा। इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सीएन, सीओए, ये 4 बचे हैं साहिल बस। इस सीक्वेंस में पढ़ लो, पहले डीएम ईएम कर लो, फिर सीओए कर लो, फिर सीएन कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सब लोगों को अपनी प्रोफाइल में काफी सारे डेडिकेशन हेड्स मिलेंगे। ये आपकी ऐप में होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग आगे बढ़ाते जाएंगे, ढेर सारे डेडिकेशन हेड्स आपको मिलते जाएंगे अलग अलग कलर के। आप अगर 10 मिनट वॉच करते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स को तो व्हाइट हेड मिलता है, और 100 मिनट्स देखते हैं तो और मिलते हैं। ये सारे डेडिकेशन हेड्स आपको अवार्ड होते हैं ताकि आप इनको डेडिकेट कर पाए अपने फेवरेट एजुकेटर्स को। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम जैसे लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, और आप सब लोगों से जिन्हें अप्रेजल मिलता है। यही अप्रेजल हमारे आगे काम आता है। तो अगर आप लोग ये डेडिकेशन हेड्स मुझे देंगे या किसी भी एजुकेटर को देंगे तो उन्हें बहुत हेल्प मिलती है आगे की चीजों के लिए, उनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए। तो कोई भी एक भी डेडिकेशन हेड बचा के मत रखना, इंक्लूडिंग टीचर्स डे हेड। प्लीज गिव इट अवे। ये होते इसलिए हैं, आपको मिलते हैं ताकि आप अपने डेडिकेशन हेड्स को दे पाए टीचर्स को। तो ये एक एक सारे के सारे सिलेक्ट करके और दीजिएगा। आपके पास एक अच्छा मौका भी होता है टीचर्स को ग्रेटिट्यूड शो करने का कि हाँ उन्होंने काफी मेहनत की है, और जो आपको उनके बारे में अच्छा लगा है वो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज 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 दीजिएगा जरूर। क्लास खत्म होने के बाद में सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और ये जो मेरा हमेशा का कोट है, इसको जिंदगी भर याद रखिएगा। कीप लर्निंग हैप्पीली, कीप स्माइलिंग, एंजॉय द सेशन। इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, थैंक